आप देखते हैं आने वाले समय में? राजीव जी, जिस संविधान की बात करते थे, जिस संविधान की शपथ मोदी जी ने ली है, उस संविधान की किताब को लेकर राहुल गांधी पूरे देश में घूमे हैं। उन्होंने पूरे देश की जनता को संविधान की किताब दिखाई है और बताया कि दोस्तों, मतदाताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी और उनकी सरकार इस संविधान में बदलाव करना चाहती है। जो संविधान आपको अधिकार देता है नागरिकता का, जो संविधान आपको आरक्षण का अधिकार देता है, जो संविधान आपको बराबरी का अधिकार देता है, जो संविधान कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, वो किताब राहुल गांधी ने लोगों को दिखाई। और अब उस किताब के डर से प्रधानमंत्री मोदी को घबराहट हो रही कि कैसे उस मामले से निपटे हुए। कुल मिला के बात यह कि बीजेपी की सरकार, खास करके नरेंद्र मोदी जो है, वो पत्थर का अचार बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज करें कि और वो लोग उस पत्थर के अचार को खाएं जो संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी असंभव को संभव कर दिखाना चाहते हैं और देश की जनता ने बताया कि हम जो करेंगे वही सही होगा। और अभी तो ये इब्तदा है, अब आगे आगे देखिए क्या होगा। अभी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग जोर शोर से उठ रही है। आप कल्पना कीजिए कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हो, 10 साल तो कोई नेता प्रतिपक्ष रहा नहीं, लेकिन अब जब नेता प्रतिपक्ष होंगे राहुल गांधी, तो नेता प्रतिपक्ष की सलाह लेनी पड़ेगी सरकार को। तमाम कमेटियों में नेता प्रतिपक्ष की राय लेनी पड़ेगी और उनकी किनको सदस्य बनाया जाए ये पूछना पड़ेगा। कौन से कानून पास कर रहे हैं, वो बात अब वो नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी में जो घबराहट है वो इस बात से घबराहट है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा है, जिसकी कल्पना इंडिया गठबंधन के लोगों ने, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नहीं की होगी कि ऐसा होने वाला है, लेकिन वो सब हुआ है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन के धड़े में जितने धड़े हैं उन लोगों में खटपटाहट है कि आगे जाके क्या होगा। शिंदे जी की मजबूरी आप समझिए राजीव जी, अभी चुनाव होने वाले महाराष्ट्र में, और शिंदे जी की पार्टी की हालत बहुत खराब है। उनकी पार्टी के लोग दूसरे दलों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अजित पवार का यही हाल है। फडणवीस जी इस्तीफा देने की पेशकश बार बार करते हैं कि भाई हमसे इस्तीफा ले लो। जो प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात करते हैं वो आंध्र प्रदेश में जाकर टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के बेटे की शपथ दिलवाते हैं। जो नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम को नहीं रखते, वो वहां आंध्र पे जाके वो शपथ के समारोह में मौजूद रहते हैं जहां 3 मुस्लिम विधायक हैं। तो ये बात नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए से और आरएसएस की विचारधारा से मेल नहीं खाती है। ये क्या हो रहा है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से परिवारवाद की बात मोदी जी करते रहे और चंद्रबाबू ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, अब वो कुछ बोल नहीं सकते। चिराग पासवान को मंत्री बनाने वाले नरेंद्र मोदी कहते हैं कि परिवारवाद बुरा है, क्योंकि जब वो परिवारवाद की बात करते हैं तो वो केवल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का भय उन्हें दिखता है, राहुल गांधी का भय उन्हें दिखता है, और वे परिवारवाद की बात करते हैं। अब देखिए, सुप्रिया सूले के सामने हारने वाली उनकी ननद अजित पवार उनकी भाभी हैं। हाँ, उनकी भाभी, उनको वो राज्यसभा में भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो भाई अब क्यों मान रहे हो आप? आपकी तो मिली जुली सरकार है महाराष्ट्र में, तो ननद भौजाई में आप क्यों पूरे परिवार को ला रहे हो? मतलब ननद भौजाई में एक लोकसभा में, दूसरी राज्यसभा में। अब आप नहीं कहोगे परिवारवाद है। चिराग पासवान को मंत्री बनाते वक्त उन्होंने नहीं कहा परिवारवाद है, सिंधिया को मंत्री बनाते वक्त नहीं कहा परिवारवाद है। कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो मुहावरे गढ़े थे 2014 के पहले, वो सारे मुहावरे अब गटर में चले गए। उसकी गैस बन रही है, उसकी गैस की चाय भी नहीं बन पा रही। इस सब बात से नरेंद्र मोदी परेशान है कि आखिर हो क्या रहा। वो जो चाहते हैं वो कुछ हो नहीं रहा। एनडीए में उथल पुथल मची हुई है। बिहार में क्या होगा इसकी कल्पना उन्हें है। विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में तो क्या होगा। और इस तरह की बातें एक्सपर्ट कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद जो आगामी 3-4 बड़े विधानसभा चुनाव हैं, उन चुनावों के बाद
बीजेपी की असली मुसीबतें शुरू होने वाली है और बीजेपी या एनडीए की सरकार अल्पमत में आने की ओर आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। अभी तो उपचुनाव होने वाले हैं कुछ सीटों पर, उन उपचुनाव में भी अंदाज लग जाएगा कि बीजेपी या एनडीए के साथ कितने लोग हैं। तो कुल मिला के इंडिया गठबंधन की एकता, राहुल गांधी की मजबूती। आप ये देखिए कि राहुल गांधी को राहुल गांधी को के साथ 10 साल तक अन्याय हुआ। कोई हमारे संविधान में ये बात नहीं लिखी है कि 10% सीटें होना जरूरी है तभी विपक्ष नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, लेकिन 10 साल में नेता प्रतिपक्ष बनाने की हिम्मत उन्होंने नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो करेंगे मनमानी नहीं कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी को गाली देने वाली एनडीए के दल दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार कर लेते हैं, जिनको 70 में से केवल 3 सीटें मिली है। तो ये सारी बातें गंभीर है। और एक बात देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा तो न ये चुनाव आयुक्त अपने मन मर्जी से बना सकेंगे, न ईडी का प्रमुख अपनी मर्जी से बना सकेंगे, न दूसरे कुछ महत्वपूर्ण पद है जो संवैधानिक संस्थाएं वहां अपनी मनमानी कर सकेंगे। उन्हें सलाह लेना जरूरी है। जो सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो गोदी मीडिया है उसे राहुल गांधी को तवज्जो देनी पड़ेगी, यहां तक कि दूरदर्शन को भी राहुल गांधी को तवज्जो देनी पड़ेगी नेता प्रतिपक्ष के रूप में, आधिकारिक रूप से उनके बयान को दिखाना पड़ेगा, कैबिनेट मंत्री का ओहदा उनका होगा। तो ये सारी बातें नरेंद्र मोदी भविष्य की कल्पना से, परिकल्पना से चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके लिए एक एक दिन, एक एक घड़ी बहुत भारी पड़ रही है। राजीव जी, बहुत इम्पोर्टेंट दिशा में आप इस डिबेट को, इस चर्चा को लेकर चले गए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कि राहुल गांधी अगर यहाँ या राहुल गांधी की जगह पे कोई भी दूसरे, हो सकता है गौरव गोगोई हो, उनका नाम भी चल रहा है, राहुल गांधी अगर स्वीकार नहीं करते हैं इस पद को, तो हालांकि हम लोगों का कहना है कि ऐसे पदों को और चुनौतीपूर्ण पदों को राहुल गांधी को स्वीकार करना चाहिए और उनको सामने आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष अब खुले तौर पर इंडिया गठबंधन के पास होगा, इस देश के पास होगा, और जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा जिसके पास में। लेकिन इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पहलू जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ये है कि अब सरकार को कुछ भी फैसले लेने से पहले नेता प्रतिपक्ष से भी बात करनी होगी और मीडिया को भी नेता प्रतिपक्ष से बात करनी होगी। इन सारी चीजों को अगर देखिए तो देश में अभी तक जो निरंकुश टाइप से अगर सरकार चल रही थी, जहां कहीं भी एक कंट्रोल नहीं था, वो कंट्रोल नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिखाई देगा और यहां से एक जबरदस्त कहें तो चुनौती पेश होती हुई नरेंद्र मोदी के सामने दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात जो अभी अभी सूचना आई है कि 25-24 जून से इसी अगले सप्ताह सोमवार, ये कमिंग सोमवार नहीं, उसके आगे वाला 17 नहीं बल्कि 24 वाला 24 तारीख सोमवार से लोकसभा की शुरुआत हो रही है और 25 तारीख तक नाम देना है लोकसभा अध्यक्ष के लिए। 25 तक नाम देना है, 25 तक नाम देना है और 26 को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। यह भी महत्वपूर्ण पहलू है कि आखिर अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा में स्पीकर का पद किसके हवाले जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या यहां पर इंडिया गठबंधन अपनी तरफ से वैसे कैंडिडेट को उतारेगा जो कैंडिडेट चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए भी परेशानी का सबब बने? क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों एनडीए की तरफ से उतारे गए कैंडिडेट की तरफ नहीं बल्कि इधर झुकते हुए नजर आएंगे? यह भी दिलचस्प होगा। प्रकाश जी कुछ जोड़ना चाहते हैं आप, प्लीज जोड़िए, फिर मुकेश कुमार सिंह साहब के पास आता हूं। एक बात जोड़ना चाहता हूं, स्पीकर को लेकर यह हमेशा परंपरा रही कि स्पीकर भले ही स्पीकर पहले विपक्षी पार्टी का होता था, अब तो हाल ये कि स्पीकर भी उसी पार्टी का जिसकी सरकार है और डिप्टी स्पीकर भी उसी पार्टी के जिसकी सरकार है। तो ये सब जो परंपराएं शुरू हो रही हैं ये बहुत घातक है, चिंता की बात है। डिप्टी स्पीकर तो है ही नहीं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डिप्टी स्पीकर तो 10 साल हो गए नहीं है, चुनाव ही नहीं किए। कितनी बार बोले हम लोग भी अपनी इसी चर्चा में, कितनी बार हम लोगों ने चर्चा की कि आखिर डिप्टी स्पीकर कहां हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष की आज तक आपने वैकेंसी पूरी ही नहीं की। मतलब देश में, राज्यों में भी यही हाल है, यहां तक कि मध्य प्रदेश में भी यह हाल है कि कोई डिप्टी स्पीकर है ही नहीं। मतलब लोकसभा का जो हाल है वही हाल विधानसभाओं का भी है। यह बहुत चिंता की बात है। ये